बड़ी खबर, अवैध हथियार रखने के आरोप में काफी समय से फरार चल रही बिहार की मंत्री मंजू वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया और अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने मंजू वर्मा के घर के बाहर कुर्की जब्ती का पोस्टर चिपकाया था। मंजू वर्मा ने बुर्का पहनकर बेगूसराय की बजौल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चंद्रमोहन, ये बताएं कि पुलिस क्या कर रही थी? इतनी सारी टीमें बनाई गई थी, प्रदेश में बाहर भी टीमें छापामारी कर रही थी, लेकिन बेगूसराय की पुलिस क्या कर रही थी वहां पर, अगर वो खुद आत्मसमर्पण करने आई तो? बिल्कुल, आज जिस तरह से वो मंजू वर्मा नकाब पहनकर मझौल कोर्ट में पहुंची हैं, जो बेगूसराय जिले का अनुमंडल कोर्ट है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं वहां की पुलिस नाकाम साबित हुई है, तभी मंजू वर्मा गिरफ्तार नहीं हो पाई और पिछले कई महीने से लगातार वो फरार चल रही थी। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था साफ तौर पर कि कई टीमें बनाई गई हैं, उनके लिए लगातार छापेमारी चल रही है। नहीं सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी जहां जहां पता चल रहा है वहां छापेमारी चल रही है। ऐसे में आज से 2 दिन पहले उनके घर की कुर्की जब्ती भी हुई है और पुलिस की कई टीमें वहां पर पहुंची थी कुर्की जब्ती के दौरान। और जिस तरह से मंजू वर्मा आज मझौल कोर्ट में पहुंची है, साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं वो बेगूसराय जिले में ही मौजूद थी, जिनको पुलिस गिरफ्तार करने में नाकामयाब साबित रही है। और अभी वो कोर्ट पहुंची है, नकाब पहनी हुई है, अभी कोर्ट में बैठकर वहां पर सरेंडर की है वो। अब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। अब इसके बाद उनको फिर जेल भेजा जाएगा या फिर आगे की न्यायिक प्रक्रिया होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। और ये आरोप भी चंद्रमोहन लगातार लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही थी उनको। दूसरी बड़ी बात ये, अब क्योंकि कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो क्या, क्योंकि मामला सीबीआई देख रही है, तो क्या अब ये माना जाए कि सीबीआई भी पूछताछ के लिए लेगी रिमांड पर? बिल्कुल, देखिए, मंजू वर्मा के खिलाफ जब से एफआईआर दर्ज हुआ था और उसके बाद पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी और जब मंजू वर्मा गिरफ्तार नहीं हो पा रही थी तो विपक्ष के लोगों ने सीधे तौर पर यह सवाल खड़ा किया था कि क्योंकि वे सत्ताधारी दल की विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी मानी जाती हैं, इसलिए सरकार पर इनको बचाने का आरोप भी लग रहा था। लेकिन अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है और जिस तरह से वो मझौल कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर की हैं, साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस इसमें नाकामयाब रही है। लेकिन अब आगे न्यायिक प्रक्रिया होगी और इसके बाद हो सकता है कि सीबीआई इनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर बालिका यौन उत्पीड़न गृह कांड जो था उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है, तो इनको सीबीआई जब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो आगे कई खुलासे हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल चंद्रमोहन, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में फूलगांव इलाके में सेना के डिपो की फायरिंग रेंज में विस्फोटक नष्ट करने के दौरान धमाका हुआ और इस धमाके में वहां काम करने वाले एक कर्मचारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग इसमें घायल हुए थे। ये तस्वीरें वहीं की वर्धा की, जहां पर सेना के डिपो में धमाका हुआ है। 6 लोगों की इसमें मौत की खबर आ रही है और 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण में 19 जिलों की 72 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। दूसरे चरण के मतदान में रमन सिंह सरकार में 9 मंत्री समेत कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में हैं। बीएसपी से गठबंधन करने वाले अजीत जोगी, उनकी पत्नी रेणु जोगी और बहू ऋचा जोगी भी मैदान में है। और दूसरे चरण की 72 सीटों में 9 सीटें एससी, 17 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। और खबर जो आ रही है वो ये कि छत्तीसगढ़ के 72 विधानसभा में 10 बजे तक 12.54% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने 72, कांग्रेस ने 72 और अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपने 46 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज 72 विधानसभाओं में आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने मतदाताओं को उतारा है। कांग्रेस ने भी 72 पर और जेसीसी ने 46 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। दूसरे चरण में 19 जिलों में 72 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले 12 तारीख को पहला चरण हुआ था। आपको बता दें कि ये कौन कौन से जिले हैं, जिसमें कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली,
जांजगीर चांपा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मतदान चल रहा है। और दूसरे चरण इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2013 की अगर हम बात करें तो पहले चरण की 18 सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन के बावजूद दूसरे चरण में कांग्रेस 27 पर ही अटक गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि 15 साल की रमन सिंह सरकार है, कांग्रेस कह रही है कि एक बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन रमन सिंह अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं क्योंकि विकास के तौर पर पूरे प्रदेश को एक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। बार बार रमन सिंह और तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं हर मंच से ये बात कहते रहे कि जनता विकास को लेकर वोट देगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है 15 सालों में, रमन सिंह सरकार ने जिस तरीके से विकास किया है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता वोट देगी। लेकिन जनता के अपने मुद्दे हैं क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, तो क्षेत्रीय मुद्दे भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा मध्य प्रदेश में शामिल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी के उलट कांग्रेस में अध्यक्ष पद तय होता है। नहीं, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारे लिए देश का एजेंडा है। राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दल एक घराने से चलने चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए एक घर के अंदर जन्म लेना पड़ेगा। जब सोनिया जी ने अध्यक्ष पद छोड़ा, आपके मन में कोई कंफ्यूजन था? सबको मालूम था राहुल गांधी बनेंगे। अब कोई बता दे मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? कोई बता सकता है इतने ऑडियंस में से? क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेसी के आधार पर लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे यहाँ मेरिट्स होते हैं, देश के लिए काम करने की लगन देखी जाती है, पार्टी के प्रति वफादारी देखी जाती है। किस घराने में जन्मे वो नहीं देखा जाता। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी ने उचित समय पर एक बहस छिड़ी है। 19 के पहले ये सार्वजनिक बहस देश में होनी चाहिए कि पार्टियों में लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अमित शाह यही नहीं रुके और विपक्ष पर हमला बोलते हुए दावा किया कि यूपी के अलावा देश के किसी भी हिस्से में महागठबंधन नहीं है और न ही इसका कोई असर है। देखिए, उपचुनाव में सरकार बननी नहीं होती है अमित जी, प्रधानमंत्री तय करना नहीं होता है। 19 में सरकार बननी है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे या कोई और बनेगा वो तय करना है। एक बार वो स्टेज आने दीजिए, मैं आपको बताता हूं, बता दूंगा कि गठबंधन बेईमानी। अब आप मुझे बताइए जी, यहां पर टीडीपी के साथ के गठबंधन का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? कोई खासा इम्पैक्ट नहीं है टीडीपी का। खास मतलब कितना पड़ेगा? 5 वोट, 25 वोट। इम्पैक्ट नहीं है। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ टीडीपी। ममता दीदी जी का राजस्थान में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताओ भैया? इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस। मैं आता हूं कर्नाटक पर, पहले बताओ राजस्थान में क्या पड़ेगा? नहीं है, ऑब्वियसली इनमें यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं। फारूक अब्दुल्ला जी का छत्तीसगढ़ में क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सब अपने अपने राज्य के नेता है। उत्तर प्रदेश छोड़कर कोई जगह पे गठबंधन का अस्तित्व नहीं है। और उत्तर प्रदेश में मैं फिर से कहना चाहता हूं, कई बार कहा है, एक बार सब इकट्ठा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारी 73 की 74 होगी, 72 नहीं। और अमित शाह ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के साथ ही बंगाल और ओडिशा में भी जीत का दावा किया। सरकारें वोट बढ़ाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकारें वोट बढ़ाती है, वोट कम नहीं करती है। और सबसे बड़ा चंक लॉटरी हमें लगने वाला है इस बार बंगाल से। बंगाल में हम 23 सीट जीतने जा रहे हैं, आप लिख कर रखना। उड़ीसा हम स्वीप कर जाएंगे, आप लिख कर रखना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है, आप लिख कर रखना। पूरा पूर्वी भारत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ लामबंद होने के लिए तैयार बैठा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आरएसएस वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को निपटाने वाले बीजेपी के आरोप बेबुनियाद है। साथ ही ये भी कहा कि आरएसएस को बांटने की राजनीति करने वाला जो बयान था वो गलत है। कमलनाथ जी, कल अमित शाह ने ये कहा कि संघ को निपटाने वाले बहुत लोग चले गए, संघ जहां था वहीं आज भी उनका इशारा आपकी तरफ था, आपके बयान की तरफ। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा, ये बात रिकॉर्ड की है कि संघ को किसी को निपटाना है। मैंने तो कहा था संघ से सावधान रहें कि उनकी बांटने की राजनीति जो है समाज को बांटने की। आज हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है।
हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, सब जातियों, सब धर्म को जोड़ते हैं। तो ये मैंने कभी नहीं कहा कि उनको निपटाने की बात है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अमित शाह का हमला कमलनाथ की तरफ, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो दिल्ली दरबार के हैं। छिंदवाड़ा से आप 9 बार से सांसद हैं। कुछ भी कहे मोदी जी, वो किसानों की बात क्यों नहीं करते, नौजवानों की बात क्यों नहीं करते, कमलनाथ की बात क्यों करते? उनके क्यों पेट में दर्द हो रहा है छिंदवाड़ा जाके मेरे बारे में बात करने की? मेरा आखिरी सवाल सर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को बरगलाया गया है, जिसकी वजह से उनसे प्रचार नहीं कराया जा रहा है। उनका इशारा था कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों को बरगला दिया गया बीजेपी द्वारा। कोई हमें इसकी चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमारा पूरा संगठन मजबूत है, सब एक होके मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। चलो, तो ये थे कमलनाथ जो कह रहे थे कि पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इकट्ठा है और सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि कमलनाथ के नाम पर उनके पेट में दर्द क्यों होता है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, भोपाल। कि भारत माता की जय का नाद बुला करके मेरे इन सभी साथियों को आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। કેમ છો? સારું છે? બધા ભાઈના રામ રામ। भाइयों बहनों, जब जाब्बा आते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम घर पहुंचे गए हैं। इतने सालों का पुराना नाता, हर प्रकार से जुड़े हुए लोग, दाहोद या जाब्बा हो या अलीराजपुर, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई दूसरे प्रदेश के लोग हैं। एक जैसे ही लगते हैं सब। अपनापन, रिश्तेदारी भी वैसी। यहां की बेटियां वहां की बेटियां यहां, ऐसा घनिष्ठ नाता। और आज उन मेरे अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं। मैं अपने आप में बड़ा सौभाग्य अनुभव कर रहा हूं। ये हमारी धरती देवगिरी और दक्षिण कालेश्वरी की धरती है। ये हमारी धरती वीर नायक चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मभूमि है। हमारा जाब्बा आदिवासी परंपरा, संस्कृति, विशेषता, उसकी आस्था का एक केंद्र रहा है। न सिर्फ मध्य प्रदेश, लेकिन पड़ोस में गुजरात हो, राजस्थान हो, इन सब के साथ इस पूरे अंचल का एक विशेष नाता रहा है। और हमारे भीली गीत आज भी कानों में गूंजते रहते हैं। जनता की आवाज, जनता की बात, संस्कारों की परंपरा, त्योहारों का वर्णन, परिवार का वर्णन, भीली गीतों की एक विशेषता रही है। ऐसे ही चलते चलते बात को बता देते हैं और सुनने वाले के मन को छू जाता है। ऐसी विरासत जिनके पास है, ऐसे आप सभी मतदाताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज दुनिया पर्यावरण के मुद्दे पर बहस कर रही है, चिंता जता रही है। अगर सदियों पहले मेरे जाब्बा, दाहोद, अलीराजपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां के आदिवासियों की जीवन शैली को अगर दुनिया ने देखा होता, समझा होता, तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होती है
उसके लिए आज इतनी चिंता करने की नौबत नहीं आती। अगर पर्यावरण की रक्षा करने का सामर्थ्य रहा है तो हमारे इन आदिवासी भाइयों में रहा है। अपने जीवन से भी ज्यादा जिन्होंने जंगल को प्यार किया है, जंगलों की रक्षा की है, मानव जाति के उज्जवल भविष्य को बचाने के लिए कोशिश की है, ऐसी महान आदिवासी परंपरा जब दुनिया जानती है तो उनको आश्चर्य होता है कि सदियों से हमारे यहां ये परंपरा बनी हुई है। भाइयों बहनों, मुझे बीच बीच में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हिंदुस्तान के दूर सुदूर इलाकों में लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता रहता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं लोगों से बात करता रहता हूं और मुझे हमारे झाबुआ जिले के लोगों से भी आदिवासी बहनों के साथ एक बार बातचीत करने का मौका मिला था। एक हमारी चंपा बहन निमामा, ये चंपा बहन निमामा जब उनके साथ में बात कर रहा था तो मैंने तुरंत देखा, बाद में दूसरे दिन तो अखबारों में भी बहुत छपा था। और वो जब मेरे से बात कर रही थी तो कड़कनाथ को लेकर के आई थी और उसने कहा, देखिए हमारी आन बान शान, ये हमारा कड़कनाथ है। भाइयों बहनों, ये कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ की समृद्ध परंपरा और विरासत को, आर्थिक शक्ति और उस पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है। भाइयों बहनों, विकास कैसे होता है जरा वो दिन याद कीजिए। तब विकास का दायरा क्या होता था, सोच क्या होती थी। और आज भी यहां 30, 35, 40, 50 साल के लोग हैं और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको सबको ये सब मालूम है। पहले कांग्रेस के जमाने में लोन मेले लगते थे, लोन मेले, और लोन मेले लगते थे, बाबू लोग आ जाते थे, सरकार चुनाव के पहले लोन मेले लगा लेती थी और फिर क्या करते थे लोन की चीज का, वो कहते हैं हमारे आदिवासियों को ऐसा करो, इतनी मुर्गी ले लो, इतना लोन मिल जाएगा आपको, इस मुर्गी के इतने अंडे होंगे, इतने अंडे बिकेंगे, इतनी फिर मुर्गी होगी, फिर इतने मुर्गी बढ़ेगी, फिर उसमें से इतने अंडे बनेंगे, फिर इतने बने। और वो हमारा आदिवासी भाई सोचता था कि ये तो बैंक का लोन ले लेना चाहिए, ये पैसे लेने चाहिए, भले कर्ज करना पड़े कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये मुर्गी का काम करना चाहिए। और कड़कनाथ है तो फिर तो देखना ही क्या। वो बेचारा और कर्ज लेकर के मुर्गी लेकर के घर जाता था, बड़े बड़े सपने बुनता था, थोड़े दिन इतनी मुर्गी बेचेंगे तो इतना पैसा आएगा, फिर इतनी मुर्गी बेचेंगे इतना पैसा आएगा, फिर जमीन लेंगे, खेत लेंगे, घर लेंगे, साइकिल लेंगे, सोचता रहता था। हफ्ता ही नहीं होता था और गांव में बड़े बाबू आ जाते थे, लाल बत्ती वाली गाड़ी आ जाती थी और सब लोग गांव में आते थे तो वो हमारा आदिवासी भाई सोचता था, अरे आओ 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 भाई, इतने दूर से आए हो साहब, बड़े दिन के बाद आए हो, आओ आओ बैठो बैठो। और आदिवासी आग्रह भी करता था कि आए हो तो रात को रुक जाइए। अब रात को रुक जाने का कह दिया तो बाबू रुक जाता था। अब मेरा आदिवासी मेहमान नवाजी में कभी पीछे नहीं रहता, वो सोचता है ये शहर के बाबू, लाल लाइट वाली गाड़ी वाले बाबू आए हैं, चलो मेहमान गति ठीक कर लें। तो अभी अभी तो लोन लिया है, लेकिन 2 मुर्गी उसी रात को कड़कनाथ हो जाए उसका, कर्ज वैसा की वैसा धरा रह जाए और बाबू को मालूम है कि उसने मुर्गी ली है, मेहमान उसी के बन जाते थे
और वो कर्ज से कभी बाहर नहीं आता था। वो एक जमाना था, तौर तरीका था। हमने आकर के स्थिति बदल दी। हमने मुद्रा योजना ली नौजवानों को। हम कहते हैं ट्रैक्टर लो, टेम्पो लो, ट्रक लो, अपना कारखाना शुरू करो, अपनी दुकान शुरू करो, खेत लो, व्यापार करो, कुआं खोदो। हम उस दिशा में ले गए। उनके सोचने का तरीका मुर्गी और अंडे से बाहर नहीं निकल पाया। हमारे आदिवासियों का आजादी के इतने सालों के बाद भी भविष्य नहीं बदल पाए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मुद्रा योजना के तहत आज देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की एक ताकत दी है, एक नया हौसला दिया है, नया विश्वास दिया है। पहले अगर उसके पास संपत्ति नहीं है तो बैंक वाले लोन नहीं देते थे। घर गिरवी रखो तो लोन मिलेगा, खेत गिरवी रखो तो लोन मिलेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या गिरवी रखेगा, वो क्या बताएगा। हमारी सरकार ने नियम बनाया कि मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे देश के नौजवान अगर मुद्रा योजना से लोन लेना चाहते हैं तो उनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। बैंक से उनको लोन मिल जाएगा और वे अपना कारोबार आसानी से चला सकेंगे। भाइयों बहनों, हमने करीब 14 करोड़, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, हिंदुस्तान में 25-27 करोड़ परिवार है। 14 करोड़ लोन बिना गारंटी हमने स्वीकृत की है। और उसमें 70% वो लोग हैं जिनको पहली बार बैंक में से पैसा लेने का सौभाग्य मिला है और वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं और खुद तो कमा रहे हैं। इतना नहीं, गांव के एक आध दो छोरों को भी रोजी रोटी कमाने का अवसर दे रहे हैं। ये काम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करके हमने दूर सुदूर इलाके के नौजवानों के हाथ में ताकत देने का काम किया है। तो आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के झाबुआ से प्रधानमंत्री नरेंद्र। हमारा आदिवासी जंगलों में जिंदगी गुजारता रहा, कभी कभी तो पूरी जिंदगी पेड़ के नीचे गुजर गई। मेरा आज कोई भी ऐसा बुजुर्ग यहां नहीं होगा वो ये चाहता होगा कि जिन मुसीबतों में उसने जिंदगी काटी उसके संतानों को भी उसी मुसीबत से गुजारा करना पड़े। ऐसा कभी कोई मां बाप नहीं सोचता है। जिन सरकारों की वजह से आपकी जिंदगी गरीबी में गई, आपकी जवानी तबाह हो गई, आप बुढ़ापे के कगार पे आके खड़े रहे, क्या आपके बच्चों के नसीब में भी, आपके बेटे बेटियों के नसीब में भी आप फिर से ऐसी सरकार लाना चाहेंगे जो आपको अंधेरे में जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती थी, लकड़ी का धुएं में चूल्हा जलाने के लिए मजबूर करती थी, बिना सड़क के गांव में 2-2 दिन तक बस नहीं आती थी, कहीं जाना है तो मीलों तक सफर करना पड़ता था? क्या आप फिर से अपने जिन बच्चों की जिंदगी ऐसे लोगों के हाथ में देना चाहते हैं क्या? मुझे विश्वास है जिन्होंने जिंदगी की कठिनाइयां देखी हैं, मुसीबतों से गुजारा किया है, आजादी के 50 साल अनेक कठिनाइयां झेली है, वे अब
एक मिनट के लिए भी ऐसी सरकार कभी नहीं लाएंगे जो सरकार उनके बच्चों को भी, बेटे बेटियों को भी आने वाले 50 साल तक ऐसी मुसीबतें में जीने के लिए मजबूर कर दे। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बताएं कि आज के कार्यक्रम में एक दूसरी चुनावी सभा भी है रीवा में, जिसको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जारी है और इस बीच कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के खराब होने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया, मीम अफजल और प्रणब झा ने चुनाव आयोग में ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत की है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के पैसे बांटने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ का हर एक आदमी राम जी से जुड़ा हुआ है, वो आस्था है और सब चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो। वहीं कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने राज्य में 65 सीट जीतने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के चावल वाले बाबा यानी मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, वोट की तैयारी है और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सभी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें। ये प्रजातंत्र का महापर्व है, उस पर्व में हमको सबको हिस्सा लेना चाहिए। आपकी छवि तो चावल वाले बाबा की है, लेकिन जो राहुल बाबा जब आए तो राहुल बाबा कह के चले गए कि हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल देंगे आपको धान पर, पैडी पर, और आप अभी 2150 दे पा रहे हैं। ये तो बड़ा आपके लिए खतरा हो गया। कोई खतरा नहीं, इनके वादे, इनके पिछले बार 2013 में भी इन्होंने 2500 की बात की थी, 2013 में भी ऐसे ही वादे किए थे, मगर जो छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया है, जनता का विश्वास जीता है, किसानों का विश्वास जीता है। और आज 2400 करोड़ का बोनस उनके धान खरीदी के साथ दे रहे हैं, बिजली में 2100 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, 160 करोड़ का इंटरेस्ट की सब्सिडी दे रहे हैं। ये व्यवस्था बनाया है, ये सिर्फ नारे और झूठे वादे से कुछ नहीं होता। लेकिन ये कर्जा माफी भी तो आपको लगता है कि किसानों में बड़ा इस बात को लेकर खुशी होती होगी कि कर्जा माफ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का किसान बिना इंटरेस्ट के सहकारी बैंक से कर्ज लेता है, बहुत ज़्यादा कर्जदार नहीं। सर, ये जो आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ बार बार आए और उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ तो ननिहाल है भगवान राम की, तो ये भगवान राम और राम मंदिर क्या मुद्दा है? नहीं, छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी भावनात्मक रूप से राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, धार्मिक लोग हैं, मगर वो आस्था का विषय है और आस्था सबके मजबूत है और सबकी इच्छा है कि वो मंदिर का निर्माण हो। राम मंदिर, मुख्यमंत्री रमन सिंह सोचते हैं राम मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। अध्यादेश लाना चाहिए सरकार को। इसकी प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है, आपसी सहमति की प्रक्रिया चल रही है, जल्द से जल्द निराकरण हो। ये राहुल गांधी आते हैं सर, वो बार बार पनामा पेपर्स लीक, आपके बेटे अभिषेक, सांसद अभिषेक की बात करते हैं, इसे मतलब कैसे लेते हैं रमन सिंह? झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं हो सकता। किसी मुद्दे में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया के सारे न्यायालय गए, ये आरोप तथ्यहीन है, झूठे हैं और ये सभी जगह प्रमाणित हो चुका है। रमन सिंह जी क्या कहेंगे, अब की बार कितने पार? अब की बार हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य को हम अचीव करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 65+ का टारगेट दिया है, उतनी ही मेहनत हमने किया है और उम्मीद करते हैं कि 65+ होगा। कितना डर है सर एंटी इनकम्बेंसी का? 3 बार हो गया लगातार। मुझे लगता है बेहतर काम करेंगे तो बार बार जनता अवसर देगी। सर, आखिरी सवाल आपसे, जो अजीत जोगी हैं, ये एक्स फैक्टर बोले जाते हैं, और आपको लग रहा कोई फैक्टर है अजीत जोगी? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है निश्चित रूप से, और ये एक तीसरी शक्ति के रूप में इस चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो सरकार में वो तो बीच में उन्होंने ये तक कह दिया था कि आपकी सरकार बनी तो आपको मदद देगी। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी मदद की। ये है रमन सिंह जी, खुलकर बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर और दावा कर रहे हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी खुद ब खुद छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाएगी। मनोज शर्मा, रायपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। कमलनाथ ने न्यूज़ 18 इंडिया के कार्यक्रम एजेंडा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर न सिर्फ अपना बल्कि पार्टी का रुख भी साफ किया है। मुझे कोई भूख नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, मुझे भूख है कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। मुझे भूख है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बने। मैंने ना तो इस पोस्ट और पद का मैं इच्छुक था, ना तो मैंने अप्लाई किया था। मुझे कहा गया जाओ, बहुत बड़ी चुनौती है, आप ही संभाल सकते हो, आप जाओ। मैंने कहा चुनौती है, फिर हम
युवा नेताओं की बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री? जरूर, मैंने कब कहा है वो नहीं बनते? अगर राहुल जी तय करेंगे जरूर बने, मैं स्वागत करूंगा। मैंने तो ये कई दफे कह दिया है, कई दफे कह दिया, एक दफे नहीं कहा। जब मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल जी चुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या खराबी है? हम साथ काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर जिले में बीजेपी के 4 प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज किया कि उन्हें पता ही नहीं है कि किस पर आरोप लगाना है। वो 18% ब्याज पर किसानों को कर्जा देते थे, हमने घटा के 0% कर दिया। इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। उन्हें कभी एक ढेला किसान को नहीं दिया था अलग से कभी कांग्रेस ने। किसान अगर पहले बताओ दिया था क्या? एक ढेला नहीं दिया। राजस्थान में नामांकन के आखिरी दिन जयपुर में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने श्री कृष्ण की वेशभूषा में अपना नामांकन दाखिल किया। श्री कृष्ण के रूप में पहुंचे प्रत्याशी को लोग देखने के लिए जमा हो गए। निर्दलीय प्रत्याशी ने बताया कि चुनाव महाभारत से कम नहीं है, जिसके लिए कृष्ण के अवतार की जरूरत है। राजस्थान में बीजेपी के बागी नेता ज्ञानदेव आहूजा नामांकन रैली के दौरान एक महिला को पैसे बांटते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसका निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया और सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की, जिस पर बाद में ज्ञानदेव आहूजा ने सफाई दी कि नामांकन रैली के दौरान ढोल बजाने वाले लोगों को शगुन के तौर पर पैसे दे रहे थे। बीजेपी के बागी नेता ने राजस्थान में सांगानेर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। ज्ञानदेव आहूजा आज अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। बागी के रूप में सांगानेर से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, कितना भरोसा है जीत का और क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के? जीतेंगे और विश्वास के साथ जीतेंगे, क्योंकि हम सकारात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नेगेटिव लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी ने अन्याय किया, इसका मुझे दुख नहीं है, क्योंकि दुख करके मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मुझे आश्चर्य है कि मेरा टिकट क्यों था। सांगानेर ही क्यों चुना? सांगानेर क्या वजह? सांगानेर मेरा निवास है, मेरा निवास सांगानेर है जयपुर में। इसे क्या वजह रही होगी टिकट काटने की? कोई ये मैं नहीं समझ पा रहा। केंद्रीय नेताओं ने कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा टिकट काटेंगे तो बताएंगे, लेकिन बिना कारण बताए टिकट काटा। मैं लगातार विधायक हूँ और बिना जात बिरादरी के नाम से मेरी काट का एक भी वोट, एक भी परिवार ने, फिर भी विधायक हूँ। दावेदारी मजबूत है? मजबूती के साथ खड़ा हूँ और मजबूत साथ है, जनता साथ है, समाज साथ है और पूरी जनता। राजस्थान के अलवर में बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली के दौरान एक कार्यकर्ता कुछ महिलाओं को पैसे देता दिखाई दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिलाएं बीजेपी कार्यकर्ता मुकेश शर्मा को घेरे खड़ी हैं और मुकेश उनको नोट दे रहे हैं। जब इस पर बीजेपी कार्यकर्ता से सवाल किया गया तो पहले तो वो टालमटोल करता रहा, लेकिन फिर बाद में उसने महिलाओं को भीख मांगने वाला बताया। नहीं, हमने कोई पैसे नहीं। वीडियो है, आप पैसे देते हुए महिलाओं को नजर आ रहे हैं? महिलाओं को नहीं, कोई ऐसी बात है। वो महिला एक ऐसी महिला हमारे पैरों को पकड़ रही है, वो पकड़ रही है, करे भूखे हैं, खाना नहीं खाना तो 20-20 रुपये दिए, तो 20-20 रुपये आचार संहिता का। मध्य प्रदेश के नागदा में चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी उम्मीदवार को एक शख्स ने जूतों की माला पहना दी। नागदा में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप शेखावत समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनके ठीक सामने से आकर एक शख्स ने उन्हें जूतों की माला पहना दी, जिसके बाद भड़के बीजेपी उम्मीदवार ने आनन फानन में जूतों की माला गले से निकाली और आरोपी को थप्पड़ मारने की कोशिश की। आप ये तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, नागदा का विधानसभा क्षेत्र है और यहीं पर वोट मांगने के लिए ये पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान एक शख्स जूतों की माला लेकर आया और सीधा इनके गले में डाल दी, जिस पर सबसे पहले तो जूतों की माला उतारी और फिर उसके बाद उसी शख्स को थप्पड़ जड़ने लगे। एक बार फिर से देखिए, ये नागदा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार, जहां पर एक शख्स ने जूतों की माला पहनाई है। बीजेपी के उम्मीदवार है, नाम है इनका दिलीप शेखावत, जो कि समर्थकों के साथ लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, अपना चुनाव प्रचार यहां पर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक शख्स ने जूतों की माला पहना दी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के नक्सलियों से तार जुड़े होने का आरोप लगाया है। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि पहले भी आतंकवादी और धर्मांतरण करने वाले मुस्लिम नेताओं को दिग्विजय सिंह ने संरक्षण किया है। आपको याद होगा, पहले भी आतंकवादी गतिविधि
और धर्मांतरण करने वाले एक मुस्लिम नेता का नाम आया था और वो वीडियो भी जारी हुआ था मीडिया के माध्यम से, जहां आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देने वाले और धर्मांतरण करने वाले मुस्लिम नेता को वो शांति का दूत कह रहे थे। नक्सलियों से जुड़े होने के बीजेपी के आरोपों पर दिग्विजय सिंह ने जोरदार पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा में कहा कि आरोपियों की चिट्ठियों में उनके मोबाइल नंबर का मिलना एक साजिश का हिस्सा है। ये भूमि कोरेगांव का प्रकरण है जहां दलितों में और मराठाओं में कुछ विवाद हुआ था, महाराष्ट्र का प्रकरण। वहां कुछ लोगों को बताया गया कि वो अर्बन नक्सलाइट्स है। पहली बार मैंने सुना कि अर्बन शहरों में भी नक्सलाइट अब पैदा हो गए हैं। ये देन है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी सरकार की। आपके दोस्त चिदम्बरम जी ने भी यही शब्द का इस्तेमाल किया था। वो उन्होंने अर्बन नक्सलाइट्स की बात नहीं की थी। रूरल एरियाज में तो नक्सलाइट सुने हैं, लेकिन मोदी राज में अर्बन एरियाज में भी नक्सलाइट आ गए बकौल मोदी जी के। अब वहां मेरे पास दो तीन महीने पहले भी न्यूज़ आई थी कि कोई दो नक्सलाइट्स के बीच में पत्राचार हुआ है, जिसमें उन्होंने मेरा टेलीफोन नंबर बताया है। वो टेलीफोन नंबर तो वेबसाइट, राज्यसभा की वेबसाइट पर है, हुजू में। मैंने जब ये बात आई तो मैंने कहा भाई सरकार मोदी जी की, सीबीआई मोदी जी की, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, अगर मुझ पर ऐसा कोई आरोप है तो गिरफ्तार करिए। ना किसी ने पूछ तलाश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। योगी आदित्यनाथ ने तंज किया कि मध्य प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जे पॉप्युलर सगळ्यात जास्त नेते आलेले आहेत, सर आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में फिर एक बार भाजपा दिखेगी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मैं आज यहाँ पर प्रातःकाल से हूँ, कई सभाओं में गया हूँ। जनता में जो उत्साह है, मध्य प्रदेश में 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से समृद्धि की ओर जो अग्रसर किया है। यहाँ पर जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हुए हैं, विकास के जो अनेक योजनाएं यहाँ पर आई हैं, केंद्र सरकार की 4.5 वर्षों की उपलब्धियाँ और जो ढेर सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लागू हुई हैं, जनता के उत्साह को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार। सर विपक्ष जिस तरीके से आरोप कर रहे हैं वो कितने, विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ भी नहीं बचा है और ये भी लोकसभा चुनाव तक इसी प्रकार से उनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अयोध्या केस में पक्षकार इकबाल अंसारी ने संसद में कानून बनाकर राम मंदिर मामले का हल निकालने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस विवाद को खत्म करने के लिए कोर्ट से फैसला नहीं आता है तो सरकार संसद में कानून बनाकर इसका जल्द हल निकाले। अंसारी ने यह भी कहा है कि हिंदू और मुस्लिम सभी इस मामले में कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार है। अंसारी ने कहा है कि मंदिर और मस्जिद पर राजनीति बंद होनी चाहिए। कानून जो फैसला करेगा सब मानने के लिए तैयार है। हिंदू जो है हो चाहे मुसलमान हो, जब मानने के लिए तैयार हो तो इस तरीके से बिल की बात आ रही है। ठीक है, जो है अगर बिल जो है लावे, कानून बनावे, हमें भी कोई इसका जो है इतराज नहीं है, क्योंकि इसके लिए इतनी राजनीति जो है हो चुकी है, लोग कर रहे हैं। कम से कम एक राजनीति तो खत्म हो, इसका फैसला होना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे उधर, फैसला होना चाहिए। सरकार चाहे इसका फैसला करे, कोर्ट के माध्यम से करे या कानून लगा कर करे, कम से कम ये तो हो कि झगड़ा खत्म हो।